हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं मुकेश जांगीर, आपका केमिस्ट्री टीचर अपने यूट्यूब चैनल एमजेस इनऑर्गेनिक। अपन डिस्कस कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर, जिसका पीरियोडिसिटी पार्ट अपन स्टार्ट किया था। पीरियोडिसिटी में वैलेंसी, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखिए the amount of energy changed when an electron is added to outermost shell of an isolated gaseous atom called electron gain enthalpy। तो देखिए लैंग्वेज में जरूर थोड़ी बड़ी बोली है, एक पॉइंट क्लियर करते हैं। मैंने ये कहा है कि कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये तो आपको पता है किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके आउटर मोस्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ऐड करने की प्रोसेस में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज है, मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा एच है, जो एनर्जी अमाउंट चेंज हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ या एमिट हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई थिंक बात क्लियर हुई होगी। ये आइसोलेटेड कोई एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन अपन ने जोड़ा है, इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा एच ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अब साथ ही साथ आप एक और वर्डिंग भी देखते हैं यहां पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए ये भी एक सिंपल टर्म है इलेक्ट्रॉन ऐड करने को बताने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एक थर्मोडायनेमिक टर्म है। मतलब जब इस प्रोसेस को एनर्जी की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इन दोनों के बीच में एक सिंपल रिलेशन भी है, देखिए क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नेगेटिव का रिलेशन। ये जो अमाउंट दिया हुआ है उसका अगर नेगेटिव कर लेते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाता है। आई थिंक आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करवा देता हूं। देखिए बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपके पास एक प्रोसेस दी हुई है Cl से Cl माइनस और सेकंड प्रोसेस है Ar से Ar माइनस। आपको बताना है कि इनकी डेल्टा एच ईजी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होने वाली। ठीक है, तो देखिए बड़ा आसानी से अपन बताते हैं। Cl में जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो Cl माइनस बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है। और ये प्रोसेस कैसी है? अट्रैक्शन की, इलेक्ट्रॉन जोड़ने की। और आपको पता है गाल पे जब थप्पड़ पड़ता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज। मैंने बताया था अट्रैक्शन, चिपकना, जुड़ना क्या होता है? एक्सोथर्मिक, मतलब एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव। ठीक है, Ar से Ar माइनस। इसके बाद आपको पता है Ar एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं चाहेगा कि ना तो इलेक्ट्रॉन जुड़े ना इलेक्ट्रॉन निकले। आयोनाइजेशन एनर्जी में देखो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत 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 ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए एक पीरियड में सबसे ज्यादा आई किसकी ज्यादा होती है? इनर्ट गैस की। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर खेल उल्टा है। Ar कभी नहीं चाहेगा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ने देना, तो मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी एक तरीके से, मतलब सबसे कम चाहता है। लेकिन आपने कहा कि जोड़ना ही है एक इलेक्ट्रॉन, तो जोड़ने पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, नहीं होगी रिलीज। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है आसानी से, इसलिए अपने को बाहर से अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। फोर्सफुली एनर्जी देंगे और फोर्सफुली इस इलेक्ट्रॉन को जोड़े। और फोर्सफुली जब वर्क किया जाता है तो हमेशा एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी देना पड़ता है। तो ये एंडो और ये एंडो। इसलिए आपको पता हो तो मैंने बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी चेंज, मैंने ना तो कहा कि रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है। क्लियर कट? अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? नेगेटिव है तो इसकी एफिनिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो इसकी एफिनिटी नेगेटिव। मतलब इसकी एफिनिटी है क्या इलेक्ट्रॉन जोड़ने की? पॉजिटिव एफिनिटी है। क्या इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जोड़ने की? नेगेटिव है, नहीं जोड़ना चाहता। कई बार इसको जीरो एफिनिटी भी बोलते हैं। क्यों? मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया और इसमें आपको ये बोला कि इनमें से किसकी एफिनिटी जीरो है, तो अपन किस क्या कहेंगे? इनर्ट गैस की एफिनिटी क्या होती है? जीरो होती है या फिर नेगेटिव। ठीक है, आई थिंक बेसिक पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज क्लियर। ठीक है, आगे बात करते हैं।
तो देखिए नेक्स्ट अपना है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सक्सेसिव आइए आपने पढ़ा मतलब सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना या रिमूव करना। वो तो आई में तो रिमूव करना, यहां पर ऐड करना, ये सक्सेसिव। तो यहां पर इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे डेल्टा एच Eg1 पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए, दिस इज Eg2, डेल्टा एच Eg3 एंड डेल्टा एच Eg4। ये बात तो क्लियर है, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, दूसरे के लिए सॉरी रिक्वायर्ड या रिलीज्ड, रिक्वायर्ड या रिलीज्ड जो भी है, ये अपन बात कर। अब यहां पर आपको याद हो आयोनाइजेशन एनर्जी में जब भी इलेक्ट्रॉन अपन क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे, आई का मतलब निकाल, तो हमेशा रिक्वायर्ड थी। लेकिन यहां पर थोड़ा कंसेप्ट चेंज होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करता हूं। डेल्टा एच Eg1 जनरली नेगेटिव एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट इनर्ट गैस, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे मैंने बोला है कि डेल्टा एच Eg1 पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ना, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ना जनरली क्या होता है, नेगेटिव होता है लगभग सभी टर्म से। मतलब जब भी गाल पे थप्पड़ पड़ता है तो जनरली एनर्जी रिलीज होती है। अब यहां पर एक्सेप्ट इनर्ट गैस HCNEAR और ये 3 एलिमेंट है। आपको पता है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है NP6, ये दोनों NS2 ये भी थोड़ा बहुत स्टेबल NP3। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर पहला इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करोगे तो जो डेल्टा एच Eg आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान नहीं है, फिर भी अगर जोड़ना चाहते हो तो आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़े, पहला पॉइंट। सेकंड, डेल्टा एच Eg2, डेल्टा एच Eg3, डेल्टा एच Eg4 always positive, because मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद जब भी आप नया इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो उस प्रोसेस में हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी। क्यों ऐसा, क्यों आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो नेगेटिव पॉजिटिव और उसके बाद वाला हमेशा ही पॉजिटिव। देखिए इसका रीजन है कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद में एनाइन फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद में तो सारे एनाइन है, बिकॉज एडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एनाइन। क्यों? क्योंकि एक एनाइन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, बिकॉज एडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एनाइन एक्सोथर्मिक ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। मैंने बेटा क्या बोला है अभी, मैंने ये बोला है कि एक एनाइन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सॉरी गड़बड़ दिख रहा है भैया, गर्मी एंडोथर्मिक। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि मान लीजिए आपका पहला एक एनाइन बना है। अब एना पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, अब एनाइन बन गया। अब क्या कोई एनाइन ये चाहेगा क्या कि मेरे पास नया इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो जाए? सही बात है, एनाइन बन गया मतलब पहले उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पहले इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है। अब कोई नया इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा तो आसानी से ना ही जुड़ पाएगा, और आसानी से ना ही जुड़ पाएगा और मुश्किलों वाले काम अपन कैसे करते हैं, अपन एनर्जी अमाउंट देके करते हैं, मतलब एंडोथर्मिक सिस्टम से करते हैं। तो ये सक्सेसिव वाली स्टोरी आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान में रखनी है। क्या ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ध्यान रखना है। ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। आई थिंक ये स्टोरी आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए कुछ विद्यार्थियों को बड़ी समस्या आती है कि सर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक समझने में थोड़ी दिक्कत है। देखिए कैसे, बात याद रखना बेटा, गाल पे थप्पड़, थप्पड़ का मतलब अट्रैक्शन।
अट्रैक्शन मतलब जोड़ना, मतलब फॉर्मेशन। ये बात ध्यान में, जब भी कोई चीज जुड़ती है अट्रैक्शन होती है या फॉर्मेशन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, कोई बॉन्ड जुड़ते हैं, तो वो सिस्टम हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, जुड़ने वाला। देखिए जैसे जुड़ने का कोई एग्जांपल बताएं। जैसे Na+Cl- क्या बना, NaCl, जुड़ रहे हैं। जैसे आपके पास सोडियम है, H2O में डाला तो Na एक्वस बन गया गैस से या सॉलिड से, तो ये भी क्या होगा, जुड़ने की प्रोसेस है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लैटिस एनर्जी, जुड़ना। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और बातें बताइए जुड़ने की। जैसे अभी अपन ने बात की है Cl+ इलेक्ट्रॉन Cl- मतलब डेल्टा HEG, लेकिन इसकी कंडीशंस ध्यान में रखनी। तो ये जुड़ने की प्रोसेस हुई है। और भी बता सकते हैं जुड़ना, जैसे गैस से लिक्विड, लिक्विड से बोलिए सॉलिड, ये जुड़ने की प्रोसेस है। गैस से अपन लिक्विड बना दिया, लिक्विड से सॉलिड बना दिया, तो ये जो यहां से प्रोसेस जा रही है, तो ये क्या होती है, जैसे फ्रीजिंग की प्रोसेस, ये एटमाइजेशन की प्रोसेस इधर से इधर। तो ये सारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के अंदर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एच, रिलीज होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर। एंडोथर्मिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, टूटता है, टूटना, या फिर रिपल्सन होना, या फिर ब्रेक होना, सिंपल बोले। इसमें क्या होता है, डेल्टा एच रिक्वायर्ड होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप मेरे को बताएं कहां कहां जुड़ना। जैसे NaCl का टूटना, ये भी एक तरीके से लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी का अपोजिट है, तोड़ रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अपन जैसे Na से एक इलेक्ट्रॉन तोड़ रहे हैं, I। और बताइए तोड़ने का कोई कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। जैसे अपन ने बात की थी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सारे टूटने की प्रोसेस हो रही है, ब्रेक होने की हो रही है, रिपल्सन की हो रही है। तो यहां पर अपन क्या बात करेंगे, ये सारी प्रोसेस क्या होगी, एंडोथर्मिक। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या एंडोथर्मिक और क्या एक्सोथर्मिक। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं जहां पर आपको बताना है कौन सा सिस्टम एंडोथर्मिक और कौन सा एक्सोथर्मिक। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, वीडियो को पॉज करके आंसर दे, उसके बाद अपन मैच करते हैं। ओके। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर कुछ टर्म्स बताई है, प्रोसेस बताई, जिसमें आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बताना है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी मेंशन करनी है। आप वीडियो को पॉज करके लिख ले, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देख, सबसे पहले Na से Na+, सिंपल IE का प्रोसेस है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो पॉजिटिव। +1 से +2, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक और निकालना है, तो इसके लिए तो और ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, पॉजिटिव। ये प्रोसेस 2+ से प्लस, ये तो आपको नहीं पता, लेकिन जो आपको कंफर्म पता है, इसका तो पता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिंपल है, ये पता है, तो ये उल्टा कर दो। Cl से Cl- कोई दिक्कत नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं और Cl है तो एनर्जी रिलीज हो। Cl- से -2, तो ये डेल्टा HEG2 है, और ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। मैंने अभी जस्ट मेंशन करवाया। अब आपको इसका नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो पता है, ये नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। हमेशा ऐसे करना है, देखो कुछ कंफ्यूजन हो। इसका आपको नहीं पता, लेकिन इसका पक्का पता है, क्या ये होती है पॉजिटिव। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या है, डेल्टा HEG2, ये पॉजिटिव, तो ये ऑटोमेटिक नेगेटिव। Na से Na+, आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव ही होती है जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। अब आप कहोगे सर ये भी तो IE है, ये प्रोसेस भी IE है, लेकिन ये किसकी है, आयन की है। आयन में गड़बड़ी हो सकती है, जब भी एटम की IE आए तो हमेशा पॉजिटिव होती है। IE ऑफ एटम इक्वल टू ऑलवेज पॉजिटिव। Na से Na-, पता है, हाँ पता है, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना आसान नहीं है, जोड़ेंगे तो अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका डायरेक्ट नहीं बता सकते, लेकिन आपको मैंने बताया था कि इनर्ट गैस, बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, ये गड़बड़ी करते हैं, तो ये वाली आपको पता है पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगी,
नेगेटिव। तो इस तरीके से इन प्रोसेस को अपन देख सकते हैं आसानी से, कब एंडोथर्मिक सिस्टम होगा और कब एक्सोथर्मिक सिस्टम होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां दिया गया है। यहां आपको बोला है कि O से O माइनस में एनर्जी x है, इसकी एनर्जी y है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। फिर पूछा आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन यहां पर ये होगा कि O से O2 माइनस पॉजिटिव होता है, क्यों, क्या रीजन है इसका। ध्यान से देखिए, आपको पता है O में जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो जोड़ने पर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, इसका मतलब ये माइनस एक्स होगा। O माइनस में जब O2 माइनस करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये क्या होगा, प्लस होगा। तो जो डेल्टा एच टोटल है यहां पर, ये क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वाई। इसको इसने दे रखा है पॉजिटिव, ये देखिए यहां पर। तो पॉजिटिव क्यों हुआ होगा, पॉजिटिव इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो सेकंड जो पॉजिटिव प्रोसेस है उसका अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का अमाउंट का रिक्वायरमेंट हुआ। वो एनर्जी इतनी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, वो पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो रिलीज होने वाली एनर्जी है उसकी तुलना में ज्यादा है, इसलिए ये यहां पर पॉजिटिव। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो देखिए अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बेसिक डेफिनेशन आपको पता है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, उस जोड़ने पर जो एनर्जी चेंज होता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, रिलीज्ड एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब अपना कंसेप्ट क्या यही है कि स्ट्रेंथ के साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन स्ट्रेंथ के साथ कब जुड़ेगा, देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा स्ट्रेंथफुली तब जुड़ेगा जब जेड इफेक्टिव क्या हो, ज्यादा। मतलब अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव पावर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो उतना ही स्ट्रेंथफुली इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, और जितना स्ट्रेंथफुली इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। साइज की बात करें, बताइए साइज बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, तो साइज छोटा ही होना चाहिए। जितना छोटा साइज उतना ही स्ट्रेंथफुली यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। ये बातें आपको पता लगी होगी, ये दो मेजर फैक्टर है जिस पर ये डिपेंड करता है। इसके अलावा पेनिट्रेशन इफेक्ट पर भी डिपेंड करता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट आपने देखा था कहां पे, आयोनाइजेशन एनर्जी में। आयोनाइजेशन एनर्जी में अगर बात करें तो मैंने ये बताया था लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम और बोरोन के अंदर चेक किया था कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना था। तो वैसे तो जेड इफेक्टिव राइट वालों का ज्यादा होता है, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। लेकिन यहां पर अपन बेरिलियम को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, s2 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है। अब बात है क्या इनमें जेड इफेक्टिव कंसीडर पेनिट्रेशन इफेक्ट कंसीडर करेंगे, तो ध्यान से देखिए लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s1 और इसका होता है क्या 2p1। वैसे तो मैंने बोला था कि s2 और p1 के अंदर ये कंसीडर किया जाता है, लेकिन आप यहां पर देखिए इसमें जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर आके जुड़ेगा, s1 में जुड़ेगा, तो मतलब 2s2, s के अंदर जुड़ा 2s में, और इसमें आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में जुड़ेगा, p में जुड़ेगा, तो मतलब 2p2। अब बात आ गई कि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज कौन सा इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। आपको पता है न्यूक्लियस के क्लोज जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। तो यहां पर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जुड़ रहा है, जो कि न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बोरोन से ज्यादा होगी। तो ये एक स्पेशल पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो 3 मेजर पॉइंट है जिस पर ये डिपेंड करता है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि पीरियोडिक टेबल में चेंज कैसे होता है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरल ऑर्डर है ना, जनरल ऑर्डर। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली बढ़ेगी, और यहां पर टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली। सो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखनी है।
तो देखिए बेसिक आइडिया और जनरल ट्रेंड क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, यह आपको पता लग चुका है। अब अपन बात करेंगे कि इसमें एक्सेप्शंस क्या बनते हैं। जो ऑर्डर की बात करते हैं, एक दो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जिनमें गड़बड़ी होती है, उन गड़बड़ियों को कंसेप्चुअली समझने का। एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज रटनी है। एक्सेप्शन का मतलब है कि एक जनरल ट्रेंड से हटकर एक ऑर्डर आने वाला है, उसमें एक बहुत ही अच्छी कंसेप्ट होती है और उस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। फर्स्ट ऑर्डर की अगर मैं यहां पर बात करूं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जैसे यहां पर अपन बात करते हैं सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड में एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियो। अब इनका ऑर्डर आपको लिखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होने वाला है। पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लें ताकि आपको याद करने में, ध्यान रखने में आसानी हो। S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। अब यहां पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि गड़बड़ी कौन कौन करता है। तो गड़बड़ी आपको पता है, P6 कॉन्फ़िगरेशन करता है, P3 कॉन्फ़िगरेशन करता है, S2 कॉन्फ़िगरेशन करता है। सबसे पहले तो ये तीन गड़बड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इनमें सबसे कम किसकी होगी? जो सबसे स्टेबल होगा। और आपको पता है इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल होता है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को जोड़ने नहीं देना चाहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अपन नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम। P3 और S2 वैसे दोनों ही स्टेबल है, लेकिन कंपेरेटिव स्टेबिलिटी की बात करें या फिर कंपेरेटिव बात करें कि इलेक्ट्रॉन को कौन अच्छे से जोड़ना चाहेगा कौन नहीं, तो दोनों ही नहीं जोड़ना चाहेंगे। लेकिन फिर भी ज्यादा कौन जोड़ना चाहेगा ये कैसे पता चलेगा? आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं यहां से यहां तक, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, बेरिलियम की कम है। तो मैं पहले बेरिलियम लिखता हूं, उसके बाद में नाइट्रोजन। अब आपका आ गया कि जनरल ट्रेंड की लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट तो भाई साहब बढ़ती है, लेकिन ये जो लिथियम और बोरोन है, पेनिट्रेशन इफेक्ट होना ज्यादा इसका चाहिए। किससे? अगर मैं इन दोनों की बात करूं, बोरोन और लिथियम, लेकिन होता ज्यादा किसका है? लिथियम का। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा बोरोन फिर लिथियम। अब लेफ्ट टू राइट बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका ट्रेंड हो गया लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, जैसा मैंने लिखा है कि ऑर्डर क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं बनते हैं, कुछ लिमिटेड ऑर्डर ही हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, समझने हैं कि कैसे होते हैं। इन तीन का आपको पता ही है क्या? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण। अगर कई बार गड़बड़ी हो जाए तो एक तरीका याद रख सकते हो। तरीका क्या है? नमकीन बेकार निकले। क्या? नमकीन बेकार निकले। ट्रिक ऐसे लिख दो, नमकीन पहले एन फिर बीई और फिर बी एन। तो ये कई बार कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बच्चों को मैं ट्रिक बता देता। तो अब बात करते हैं अपन ऑर्डर नंबर 2। ऑर्डर नंबर 2 क्या है? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेकंड पीरियड की बात करते हैं यहां पर पहले, और साथ ही साथ थर्ड पीरियड। इसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं? बोलिए बोरोन से, और कौन से? पी ब्लॉक के। ध्यान रहे, पी ब्लॉक। तो यहां पर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आपका फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप मेरे को बताइए इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम किसकी, ज्यादा किसकी? तो आप बड़ी आसानी से कहोगे सर टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है। अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए। दैट मींस थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होना चाहिए।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बात जो आपने बताई ये बिल्कुल गलत है। सेकंड का कम ना हो, ज्यादा ना हो कि किसका ज्यादा होता है, थर्ड का ज्यादा होगा। अब आप कहोगे सर अभी आपने ये बात बोली थी, अब इतनी देर में पलट गए। पलटने का एक रीजन है, बदलने का एक रीजन है, इसको एक्सेप्शन बोलने का भी एक रीजन है। तो देखिए वो रीजन क्या है, ये ध्यान में रखना, इसका रीजन बताता हूं। आपको पता है सेकंड पीरियड के पी ब्लॉक पे इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में ऐड होता है, 2p ऑर्बिटल में ऐड होता है। और यहां पर किस में ऐड होता है, 3p ऑर्बिटल में ऐड होता है। तो देखिए 2p ऑर्बिटल की जो साइज है, क्या साइज है, ये छोटी है। साइज छोटी होने के कारण देखो 2p में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो 6 ही आते हैं p सब सेल के अंदर, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी साइज छोटी है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी। आपकी नहीं बढ़ेगी, उस एटम की, उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस 2p ऑर्बिटल में बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, रिपल्सन लगेगा इलेक्ट्रॉनिक, और रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। रिपल्सन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम कैसे हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन थे, काफी सारे इकट्ठे हो गए, मतलब डेंसिटी हो गई, मतलब खूब सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कोई नया इलेक्ट्रॉन आएगा उस जगह पर, तो क्या वो एटम उस नए इलेक्ट्रॉन को जोड़ने देगा, मतलब घर में, मतलब ये समझिए कि 50 लोगों की जगह है, 50 तो बहुत ज्यादा मान ले, 50 लोगों की जगह है, वो भी बड़े मुश्किल से है ठूस ठूस के। अब कोई 51वां बंदा आएगा तो उसको आने देंगे क्या, वो तो उसको धक्का मारेंगे ना, क्या करेंगे, धक्का मारेंगे। लेकिन फिर भी वो कहे मैं तो आना चाहता हूं, लेकिन अगर वो आएगा तो क्या उतनी स्टेबिलिटी के साथ रह पाएगा क्या जितना खुला अगर होता, नहीं। तो यही कहानी यहां पर है कि साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है उस एटम के अंदर, उस ऑर्बिटल में, और डेंसिटी बढ़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन, नए आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन लगाएंगे, रिपल्सन लगाएगा तो उतनी स्ट्रेंथ के साथ नहीं जुड़ पाएगा जितना जुड़ना चाहिए था, और स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी, अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, तो एनर्जी कम रिलीज होगी, और एनर्जी कम रिलीज होगी तो क्या कह देंगे अपन, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए 2p ऑर्बिटल के अंदर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 3p के कंपैरिजन में ज्यादा। अब आप कहोगे कि सर इसमें साइज वाला फैक्टर है, हाँ है, दोनों फैक्टर लगते हैं, लेकिन ओवरऑल एनर्जी का कैलकुलेशन दोनों को कंसीडर करने के बाद होता है। प्रैक्टिकली चेक किया गया कि इसकी एनर्जी ज्यादा थी, तो इसका मतलब यहां पर साइज वाला फैक्टर से ज्यादा डोमिनेट क्या कर गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला फैक्टर। ठीक है, तो ये अपना सेकंड एक्सेप्शन था, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसको रिलेट करके मैं आगे कुछ आपको इंपॉर्टेंट ऑर्डर भी बताने वाला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर्स बिल्कुल लिमिटेड है, कुछ खास इंपॉर्टेंट ऑर्डर है तो वो मैं सारे यहां पर डिस्कस कर लूंगा, ताकि उनको आपको डील करने में दिक्कत नहीं होगी। आपके एग्जाम सीट, डीपीपी, टेस्ट पेपर, लगभग वो सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इससे बाहर कभी होते ही नहीं है, ना तो कभी आए थे ना कभी आए। ये जनरल ऑर्डर है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपने बात की थी, जैसे कि मैं ऑर्डर नंबर 1 और 2 की एक साथ बात करूंगा। ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, ये सल्फर और ये क्लोर, ये थे। अब इन दोनों का तो आपको पता लग गया कि इनकी ज्यादा होती है, और नीचे वालों में जनरल ट्रेंड यही रहता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर कम रहती है। ये आगे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सब बता देंगे। लेकिन ऑर्डर ऐसे नहीं पूछा जाता है। ऑर्डर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, फिर सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर जो नंबर 1 ऑर्डर बनेगा, अगर मैं यहां पर बात करूं तो सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
सेकंड की बात करता हूं तो यहां पर ऑर्डर जाता है SSEPEO। इसका मतलब ये कि ये ऑक्सीजन तो कहां पहुंच गया, जिसकी कम थी सबसे लास्ट में, और यहां पर ये जो फ्लोरीन है ये कहां पहुंच गया, यहां। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन सुनिए। यहां पर थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाला फैक्टर, जैसा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सारा कंप्लीट एक डेटा होता है प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके। हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके देखा जाता है कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारी ऑर्डर जो होते हैं, बहुत सारी एनर्जीज होती है, वो अपने अकॉर्डिंग आती है। अकॉर्डिंग कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कितने स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा, उसके लिए अपन जेड इफेक्टिव फैक्टर बता देते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट बता देते हैं, 2p 3p और वाइटल वाला कंसेप्ट भी बता देते हैं। और कईयों में क्या होते हैं, ये सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, साइज वाला भी, जेड इफेक्टिव वाला भी, वीक शिल्डिंग वाला भी, उसके बाद में ऑर्डर बताया जाता है। तो वही बात यहां पर है कि जब क्लोरीन के अंदर ऐड किया गया तो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा था, सल्फर में भी यही था, सबसे ज्यादा था। लेकिन यहां पर जो था फ्लोरीन, ये 2 नंबर पे आ गया। मतलब इसकी जो रिलीज एनर्जी चेक की गई तो फ्लोरीन की इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। यहां पर जब देखा गया तो ऑक्सीजन की सबसे कम आ गई। तो यहां पर थोड़ी सी कहते हैं कि इनऑर्गेनिक याद रखने वाली बातें हैं, तो 1-2 फैक्टर्स अपने को ध्यान रखने पड़ते हैं। लेकिन कहीं पर ऐसा हो कि आपको याद रखने वाला है तो कुछ बेसिक ट्रिक बता देता हूं मैं। जैसे इसके लिए आप याद रख सकते हो क्या, कलफ वरी। ये ऑर्डर इतने बार आते हैं आपकी सीट डीपीपी क्वेश्चन पेपर में, पूछो ही। और इसका आ जाएगा सस्तो, तो याद रखना ना, सस्तो कलफ वरी कंसेप्ट भी आ गई, ऑर्डर भी बन गया, तो कलफ वरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहां पर 2 ऑर्डर मैं फिनिश कर रहा हूं। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट ऑर्डर। तो देखिए नंबर 3, तो ये दोनों ऑर्डर हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए फिर से मैं उस पीरियड की बात करता हूं, जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आपसे इस तरीके से पीरियड का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर पूछ सकता है, इस तरीके से पीरियड का ऑर्डर पूछ सकता है। कई बार क्या होता है, इन 4 का भी पूछ सकता है कि FClSO, इन चारों का और इन चारों का, ये बताइए आप। तो उसको कैसे डील करना होता है, इसके लिए याद रखने का एक कंसेप्ट है, एन कंसेप्ट। आपको बस यहां पर उल्टा या सीधा, ये आ गया ऐसा, ये आ गया ऐसा, ये एन बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। इन चारों में सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। मतलब ये तो है क्लियर कि नीचे वालों की ज्यादा होती है ऊपर वालों से, तो इसकी सबसे ज्यादा। फिर यहां पर एन बना दो, ये आ गया। तो ऑर्डर यहां पर क्या आ गया, देखिए ClFSO। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, यहां पर बात करें। अब आपको पता है इन चारों में नीचे वालों की ज्यादा, लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा किसकी, ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले आ गए तो इनकी तो कम होती है। तो अगेन यहां पर एन आप इस तरीके से बना दोगे। तो सबसे ज्यादा किसका, सल्फर का, ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस का, नाइट्रोजन का। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर बता रहा हूं मैं। ये नंबर 3, ये नंबर 4, नंबर 5 इनमें बता सकते हो। इस बार एन ऐसा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा। क्यों, क्योंकि इनकी तो कम होती है। नंबर 5 सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। अब यहां पर बात करें तो आपको पता है लेफ्ट राइट ज्यादा होती है तो इनकी ज्यादा होगी, तो फिर से आप ये वाला एन बना दें। तो ऑर्डर क्या हो गया, नंबर 6 सिलिकॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम एंड बोरोन। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। ये 4 ऑर्डर प्लस वो कलफवरी, सस्तो कलफवरी, ये आपकी होगी। एक बात मैं आपको बता दूं पर्सनली कि ये ऑर्डर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट का मतलब जो जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है, सीट में पूछा जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रख लेना ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। कलफसो, कलफब्री, सस्तो, सस्तो, कलफसो, कलफब्री, ये आपके ऑर्डर हो गए। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है कि हेलोजन, चैल्कोजन और निकोजन,
ठीक है। नंबर 7 क्वेश्चन आता है कि हैलोजन, चैल्कोजन, निकोजन में सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा आपको पता है हैलोजन की होती है, फिर किसकी होगी? चैल्कोजन की, और फिर किसकी होगी बेटा? नाइट्रोजन फैमिली निकोजन। ठीक, तो ये बात हुई कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर की जो आपको ध्यान रखने हैं। ये 7 ऑर्डर प्लस जो मैंने लेफ्ट राइट वाला ऑर्डर बताया था 8, ये 8-9 ऑर्डर है जिनमें से एग्जाम्स में कंफर्म बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो यहां पर अपना ऑर्डर का सेक्शन फिनिश होता है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। तो देखिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हेल्प से अपन क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला है रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, मतलब कौन सा नॉन मेटल जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो वो नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कौन खींचेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो? ज्यादा हो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, कोई भी एनाइन कब ज्यादा स्टेबल होगा? जैसे एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, एक तो आपको दिया है जैसे Be माइनस, एक दिया Cl माइनस, स्टेबिलिटी बतानी है। तो आप बता सकते यही होगा क्योंकि Be की तो नेचर ही नहीं होती इलेक्ट्रॉन लेने की, Cl की बहुत अच्छी होती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन का मतलब होगा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? यहां पर हो जाए Ea ऑफ पेरेंट एटम, उसके मम्मी पापा एटम की, मम्मी पापा मतलब जिससे वो बना है, पेरेंट एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Be से ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है, होती है। तो ये एनाइन ज्यादा अच्छा बनाएगा इसकी कंपेरिजन। ठीक है। नंबर 3 ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? दूसरों का ऑक्सीडेशन करना और खुद का रिडक्शन करना। रिड्यूस इटसेल्फ, रिड्यूस का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करना, खुद के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब अगेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन ऐड करना ये चाहेगा। अब यहां पर देखिए मैं एक ऑर्डर देता हूं आपको, किसका? ऑक्सीडाइजिंग पावर। एक ऑर्डर होता है कि F2 Cl2 Br2 और I2, ये ऑर्डर होता है। ऑर्डर मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर तो होता है, आपको पता है कि Cl की ज्यादा होती है किससे? F से। लेकिन फिर भी यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 की क्यों ज्यादा हो गई? ऐसा इसने क्या गुनाह कर दिया, पाप कर दिया या फिर कांड कर दिया जिसके कारण F2 की इलेक्ट्रॉन F2 का ऑक्सीडाइजिंग पावर Cl2 से ज्यादा होगा? तो ये बात मैं अभी आपको समझाता। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर की अपन यहां पर बात करने वाले हैं। मैंने आपको ये बात पहले बताई थी आयोनाइजेशन एनर्जी में कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये नहीं होता केवल इलेक्ट्रॉन जोड़ना या हटाना, पूरी प्रोसेसिंग, उस मॉलिक्यूल या उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ना या तोड़ना, किसमें? एक्वस मीडियम में। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि अपन यहां पर बात कर रहे थे किनकी? इनकी बात कर रहे थे। मैंने ये बोला F2 Cl2 Br2 I2। यहां पर इस मॉलिक्यूल को अपन X2 मान लेते हैं। अब X2 में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन तो नहीं जोड़ा जा सकता, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर 1 मोल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी तो क्या बनेगा? 2x बनेगा। अपने को 1x चाहिए, एक ही मॉलिक्यूल चाहिए इसका, तो एक एटम चाहिए सॉरी, तो x हाफ एनर्जी। अभी भी काम नहीं हुआ क्योंकि ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो डेल्टा H Eg, तो यहां पर क्या बन जाएगा? x माइनस गैस। क्या काम हो गया? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको एक्वस मीडियम में चेक करना है। एक्वस के लिए इसको पानी में फेंक दीजिए, पानी में डालते ही ये एक्वस बना देगा। अब इसका खुद का एक अच्छे वाला रिडक्शन हुआ है जो अपन को रिड्यूसिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर में रिक्वायर्ड है।
तो ये यहां की टोटल एनर्जी हो जाएगी, कौन सी, डेल्टा एच टोटल। तो देखिए यहां पर आपकी डेल्टा एच टोटल क्या हो गई, डेल्टा एच टोटल क्या हो गई, हाफ बीडीई प्लस डेल्टा एच ईजी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी के मैंने बारे में बताया था कि चिपकता है, जुड़ना है तो एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। डेल्टा एच ईजी ये सारी हैलोजेंस है, तो सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहती है, जोड़ेंगी तो एनर्जी रिलीज नेगेटिव। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ना है, तोड़ने के लिए आपको पता है ब्रेक करना, एनर्जी रिक्वायर्ड तो पॉजिटिव। मैंने आपको यह बताया था कोई भी प्रोसेस होना है, कोई भी स्टेबिलिटी गेन करनी है तो उस प्रोसेस की मॉलिक्यूल के लिए ओवरऑल एनर्जी कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम कब होगी, जब पॉजिटिव वाला अमाउंट क्या हो, कम हो, नेगेटिव वाला ज्यादा हो, क्योंकि नेगेटिव वाला ज्यादा होगा तो ओवरऑल तो उसकी एनर्जी को क्या करेगा, कम ही करेगा। तो ये मेजर फैक्टर है कि हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी लो, कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहां पे इस ऑर्डर की, तो जनरली यही रहता है आपके लिए। अब प्रॉब्लम ये हुई कि F2 और Cl2 की बात करते हैं अपन, किसकी, F और Cl और Cl, ये यहां पर इसके ऊपर लोन पे रहते हैं। बाकी सारे फैक्टर Cl को फेवर कर रहे थे, मतलब अगर मैं बात करूं कौन सी, डेल्टा एच ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है, Cl की ज्यादा होती है, तो इसका मतलब Cl का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। लेकिन F2 और Cl2 के अंदर अपन बात करें तो क्या होता है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, साइज जिसकी छोटी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। एक तो बहुत F2 को ये फेवर करती है। दूसरी, फ्लोरीन में क्या होता है, लोन पे रिपल्सन लगता है आपस में, साइज छोटी होने के कारण एलपी रिपल्सन, और एलपी रिपल्सन होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। तो F2 की बॉन्ड एनर्जी कम और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। ये दो बातें तो फेवर करी है F2 को, और Cl2 को फेवर क्या करी है, केवल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। देखिए यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। तो ओवरऑल जब एनर्जी का अमाउंट कैलकुलेट किया तो किसको फेवर किया, F2 को फेवर किया। इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, F2 की ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का लेक्चर होता है फिनिश। थैंक यू। और हाँ, अपना लेक्चर वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, अपने मित्रों को बोलें, चैनल को बढ़ाएं। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने चैनल ने 1000 से सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं। थैंक यू।